नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज टॉप 30 एमटीक्यू डेली सीरीज पार्ट 4 के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है 1 मई, 30 अप्रैल, 12 जून, 8 मार्च। यूनिसेफ के द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा विकल्प 3 है, वो सही आंसर हो जाएगा। 12 जून के दिन यूनिसेफ है वो प्रतिवर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। भारत के अंदर राष्ट्रीय बाल श्रम प्राधिकरण उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994 को, 2 अक्टूबर 1995 को, 14 नवंबर 2010 को, 14 नवंबर 2000 को। तो इसमें विकल्प 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 सितंबर 1994 के अंदर भारत में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है? अर्थात किस उम्र न्यूनतम उम्र के तहत बच्चे हैं वो भारत में कारखाने आदि जोखिम वाले काम नहीं कर सकते? 18 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष। इसमें हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा। भारत में बाल श्रम की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह का दुष्परिणाम है। बाल विवाह का दुष्परिणाम है बालिकाओं में मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, माँ एवं बच्चों में कुपोषण, जनसंख्या वृद्धि, उक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा, उक्त सभी है वो बाल विवाह के दुष्परिणाम है। अगला प्रश्न है, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था। देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था शारदा एक्ट, सती प्रथा उन्मूलन एक्ट, मानवाधिकार घोषणा, उक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 1 से ही हो जाएगा। शारदा एक्ट है वो बाल विवाह को रोकने हेतु भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम सरकारी प्रयास था जो 1929-30 के अंदर किया गया, और ये अजमेर के हरविलास शारदा है उनके द्वारा पहल की गई। अगला प्रश्न है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? डाकण प्रथा है वो मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? कालबेलिया, भील व मीणा, गरासिया या सासे। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से हो जाएगा। भील व मीणा के अंदर डाकण प्रथा पहले पाई जाती थी, वर्तमान में ये नहीं है। डाकण प्रथा के अंतर्गत गांव की किसी स्त्री पर यह आरोप लगाया जाता था कि वो छोटे बच्चों को डाकण रूप धारण करके मार देती है, और उस कारण से उस स्त्री को मार दिया जाता था। अगला प्रश्न है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? नाता, डावरिया, मौसर, सामेला। तो इसमें हमारा विकल्प 1 से हो जाएगा। नाता प्रथा के तहत पत्नी है वो अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार भीलों के चितरे के रूप में विख्यात है? कौन सा चित्रकार है वो भीलों के चितरे के रूप में विख्यात है? भूर सिंह, गोपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल बाबा, ज्योति स्वरूप। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से हो जाएगा। गोवर्धन लाल बाबा है उन्हें भीलों का चितेरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? A.H. मूलर, V.C. सान्याल, जेमिनी राय, K.S. शेखावत। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा। K.S. शेखावत, जिनका पूरा नाम कृपाल सिंह शेखावत है, उन्हें ब्लू पोट्री का पर्याय माना जाता है। अगला प्रश्न है, बणी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? बणी ठनी जो चित्र शैली है उसके अंतर्गत बणी ठनी चित्रित एक ग्रंथ भी है, वो किस चित्रकार के द्वारा रचित है? अमरचंद, पुष्पदत्त, निहालचंद, डालू। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से हो जाएगा। निहालचंद है वो बणी ठनी चित्रित ग्रंथ का चित्रकार है। ये किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का जो वर्तमान में राज चिन्ह वो कहाँ से लिया गया है? प्रयाग प्रशस्ति, अशोक के सारनाथ स्तंभ से, अशोक के 13वें शिलालेख से, अशोक के कलिंग अभिलेख से। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से ही हो जाएगा। अशोक के सारनाथ स्तंभ से वर्तमान भारत का जो राज चिन्ह है वो लिया गया है, और इसको 26 जनवरी 1950 के दिन अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है,
हमारे राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? हमारे राष्ट्र ध्वज है वो तिरंगा झंडा है, उसके सबसे ऊपर कौन सा रंग है? हरा, सफ़ेद, केसरिया या लाल? सिंपल है, इसमें केसरिया रंग है वो सबसे ऊपर है, हम सभी जानते हैं ये। अगला प्रश्न है, हमारे राज चिन्ह में लिखा हुआ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऊपर हमने पढ़ा है कि भारत का राज चिन्ह है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, और उसके अंदर लिखा हुआ सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से, तैत्तिरीय अरण्यकीय से, भारूत अभिलेख से, मुंडकोपनिषद से। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से भारत का जो राष्ट्रीय राज चिन्ह है उसके अंदर जो सत्यमेव जयते वाक्य लिखा गया है वो लिया गया है। अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रगीत किसके द्वारा रचा गया है? भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम है, वो किसके द्वारा रचा गया है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, डब्ल्यू.सी. चटर्जी के द्वारा, बी.सी. चटर्जी के द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, बी.सी. चटर्जी के द्वारा है वो भारत का राष्ट्रीय गीत रचा गया। शुरुआत में इसकी रचना बांग्ला और संस्कृत भाषा में की थी, अब इसका हिंदी अनुवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को। तो इसमें विकल्प 4 से हो जाएगा। संविधान लागू होने से 2 दिन इसको पहले अपनाया गया था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः जो रसायन उपयोग में लेते हैं वह है? जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस, विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा या पोटास? तो इसमें हमारा विकल्प 2 से हो जाएगा। विरंजक चूर्ण है, इसका इस्तेमाल हम जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसको, और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने में किस महिला द्वारा बलिदान दिया गया था? खेजड़ी को बचाने के लिए खेजराली गांव में किस महिला के द्वारा बलिदान दिया गया था? मेघा पाटकर, अमृता देवी बिश्नोई, सुमित्रा देवी, किरण बेदी। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से ही हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई है, इन्होंने खेजराली गांव जो वर्तमान जोधपुर जिले के अंदर है में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया गया था, और कहा जाता है इनके साथ और 363 लोगों ने भी बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रांतीय वृक्ष है, राजस्थान का प्रांतीय वृक्ष है नीम, पीपल, खेजड़ी या बरगद? तो इसमें हमारा विकल्प 3 से हो जाएगा। खेजड़ी है वो राजस्थान का प्रांतीय वृक्ष है, इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र विद्यमान है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र विद्यमान है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश? तो इसमें हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा। मध्य प्रदेश है, वहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र विद्यमान है। अगर राजस्थान का जिला पूछे तो उदयपुर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत में वन क्षेत्र विस्तृत है? अर्थात किस राज्य के अंदर है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत है वो वन क्षेत्र में विस्तृत है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? इसमें हमारा विकल्प 4 सही आंसर हो जाएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन तो मिजोरम के अंदर है, लेकिन ऊपर हमने देखा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का राज्य के सर्वाधिक प्रतिशत वन मिजोरम में है। उसी तरह अगर राजस्थान के जिले पूछ ले तो सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है, लेकिन अपने क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत है वो प्रतापगढ़ में है। अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त अधिक सहायक सामग्री, बहुक्रियात्मक, प्रश्नोत्तर, विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक? तो ये अधिगम से संबंधित पूछ रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा। विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक होनी चाहिए, सबसे उपयुक्त है, अर्थात अधिगम में सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है? तो इसमें विकल्प 4 विद्यार्थी आधारित क्रिया है सबसे अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? उचित निष्ठा से युक्त, केवल वैज्ञानिक,
स्वाध्याय की आदतों से युक्त उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान है, उसके अध्यापक को उपयुक्त सभी दृष्टिकोण रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामुदायिक स्रोत है। सामुदायिक स्रोत है शिक्षण संघ, छात्र संघ, शिक्षक अभिभावक संघ, मजदूर संघ। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। समुदाय के बारे में पूछ रहा है जिसमें शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल है। अगला प्रश्न है, किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्यापन के लिए उपयुक्त विधि है। कोई धार्मिक ग्रंथ है, उसके अध्यापन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? भाषण विधि, अन्वेषण विधि, प्रायोजना विधि या कहानी विधि। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। कहानी विधि है और किसी धार्मिक ग्रंथ के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण विधि में अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है? किस शिक्षण विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है? नाटक विधि, अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोजना विधि। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। व्याख्यान विधि है, इसमें अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई, क्योंकि व्याख्यान विधि में शिक्षक सिर्फ व्याख्या के द्वारा सब कुछ स्पष्ट करता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण जिसके बारे में जैसा है वो इस हिसाब से उसकी बुराई भी कर सकता है और अच्छाई भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। कक्षा 5 का एक लड़का समीर है, वो समय पर अपना दत्त कार्य शिक्षिका के पास जमा नहीं करवाता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? अब इससे निपटने के लिए शिक्षिका के पास सर्वोत्तम उपाय कौन सा हो सकता है? उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो इसमें हमारा विकल्प 2 है, सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। अनियमितता के कारणों का पता करना और समीर से परामर्श करना। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यताओं को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, उन्हें ये बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी के बारे में पूछ रहा है अधिगमकर्ता। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता वे होते हैं जिनके पूरे परिवार के अंदर वो पहली बार है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, उनके माता पिता वो निरक्षर या अशिक्षित होते हैं। तो उनके बारे में जब पीटीए अर्थात शिक्षक अभिभावक संघ पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसके अंतर्गत बच्चों की जो शैक्षिक समस्या है उनसे निपटने के अंदर पेरेंट्स असमर्थ होते हैं, तो आप पेरेंट्स को उस समय क्या सुझाव देंगे? तो इसमें हमारा विकल्प 4 सबसे बेस्ट आंसर हो रहा कि उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। अगर उनके बच्चों को शिक्षा से संबंधित पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है तो घर पर शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है पाठ्यक्रम पूरा करवाकर, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़ाकर, शिक्षणोपरांत आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा, पुस्तकालयों के माध्यम से। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण है वो शिक्षणों उपरांत है, अर्थात शिक्षण के साथ साथ आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के से अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण से किन अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है? सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अध्यापन, जनतांत्रिक सद्भावना की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसमें विकल्प 4 सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण से इन सभी गुणों का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रायोगिक कार्यों द्वारा बालक के स्कूली जीवन को बाहर से जोड़ा जाना चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान में कमी नहीं आनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि की जानी चाहिए। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सबसे बेस्ट आंसर होगा। 1 और 3 दोनों सही है। एनसीएफ 2005 इन दोनों पर बल देता है कि स्कूली जीवन को बाहर से जोड़ा जाना चाहिए
और व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि की जानी चाहिए। ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न मॉक टेस्ट सॉल्यूशन।